हरिहर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अशोक और बेटी सुधा रहा करती थी। राघव हर दिन खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। अशोक भी अब बड़ा हो रहा था। अशोक का कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अशोक नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए एक दिन राघव अशोक से, बेटे, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ खेत में काम किया करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ काम करूंगा। चलो, आज से ही मेरे साथ काम पर चलो। ऐसा कहकर राघव अपने बेटे अशोक के साथ चला जाता है। अब अशोक भी उसके साथ काम किया करता था। अशोक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने हमारी खेती के साथ 2 भैंसें पाल ली तो हमारा फायदा ही होगा। अशोक, तुम सही कह रहे हो, मगर जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तब इन भैंसों का कौन करेगा? पिताजी, वो देखा जाएगा। फिलहाल हम भैंसें ले लेते हैं। ठीक है बेटे। राघव अब 2 भैंसें खरीद कर लाता है और भैंसें खरीदने के बाद उन्हें घर जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी 2 भैंसें बहुत दूध दिया करती थी। वो दूध राघव बाजार जाकर बेचा करता था। कभी कभी सुमति दूध का छाछ भी बनाया करती थी। वो छाछ इतना स्वादिष्ट बनता था कि उनके घर के सभी बड़े स्वाद से पिया करते थे। एक दिन उसकी माँ सुमति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा लगभग ऑपरेशन को? खर्चा तो बहुत आएगा, लगभग 5 लाख तक। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके पास उतने रुपए ना होने के कारण वो सोच में डूब गए और पैसे कहाँ से लाए इसके बारे में सोचने लगे। तभी अशोक राघव से, पिताजी, हमारे पास कितने पैसे हैं? सब कुल मिलाकर 1 लाख ही होंगे। बाकी के पैसे कैसे आएंगे अशोक? पिताजी, हम हमारी जमीन बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वैसे भी इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भैंसे बेचकर कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर देखता हूँ। कुछ पैसे अगर उधारी मिल जाते हैं तो अच्छा ही होगा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राघव सरपंच जी के घर चला जाता है। राघव सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते राघव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपके यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कितने रुपए चाहिए थे राघव तुम्हें? जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मगर इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ राघव? तुम एक काम करो, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर जाओ। राघव बड़ी दुविधा मनस्थिति में पड़ गया। उसने आगे पीछे ना सोचकर अपनी जमीन बेच डाली और सरपंच जी से पैसे लेकर अस्पताल में सुमति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद सुमति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देख सभी खुश थे, मगर अब अशोक और राघव दिन भर सोच में डूबे रहते थे। उनकी खेती भी चली गई थी और कमाने का कोई जरिया अब उनके पास नहीं था। सिर्फ एक भैंसों का सहारा था। उनके भरोसे घर तो नहीं चल सकता था। एक दिन सुधा अशोक से, भैया, माँ कितना अच्छा छाछ बनाती है। हम अगर छाछ बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ, विचार तो तुम्हारा अच्छा है सुधा, मगर हमारे गांव में छाछ इतनी मात्रा में नहीं बेचा जाएगा। ये शहर में बेचा जाए तो मुनाफा होगा। हाँ भैया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम शहर में जाकर दिन भर रेडी पर छाछ बेचेंगे। इससे हमें समझेगा कि लोगों को छाछ पसंद है या नहीं। हाँ, मैं कल ही शहर जाकर छाछ बनाकर बेचता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा कहकर सुधा और अशोक जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुधा अशोक को छाछ बनाकर देती है और कुछ दही साथ में लेकर अशोक शहर पहुंच जाता है। एक रेडी देखकर अशोक वो रेडी किराए पर लेता है और उस रेडी पर अपना लाया हुआ सामान रख देता है। पहला ही दिन होने के कारण रेडी पर कोई नहीं आया। उसने शाम होने पर छाछ तो फेंक देना पड़ेगा, इसलिए पूरा छाछ मुफ्त में बांट दिया। छाछ ले लो, ताजा ताजा छाछ ले लो। उसकी बातें सुन आने जाने वाले लोग अशोक के पास जाकर छाछ मुफ्त में पीने लगे। एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हारा छाछ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो यह बहुत पसंद आया है। आज से मैं हर रोज छाछ पीने आऊंगा। जी जरूर आइए। ऐसा कहकर
अशोक सभी लोगों को छाछ देता है। कुछ ही देर में उसका सारा बनाया हुआ छाछ खत्म हो जाता है और अशोक घर चला जाता है। आज उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए अशोक थोड़ा नाराज था। मगर उसने छाछ शाम के समय में फ्री दे दिया। इस वजह से खुश हुए लोग और उसकी छाछ की प्रशंसा करने वाले लोग देखकर अशोक खुश था। अगले दिन अशोक सुबह उठकर अपना सारा काम करके सारी तैयारियां करके शहर निकल जाता है और शहर जाते ही रेडी किराए पर लेकर उस पर छाछ का सारा सामान रख देता है। सुबह होने के कारण अशोक के रेडी पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे ही दोपहर होने लगती है उसके रेडी पर लोग आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, बेटे, मुझे एक गिलास छाछ देना। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अशोक बूढ़े आदमी को एक गिलास छाछ दे देता है। बूढ़ा आदमी छाछ पीकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। अशोक के रेडी पर दिन भर में बहुत सारे लोग छाछ पीने आते हैं और उसके हाथ की छाछ पीकर सभी लोग उसकी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अशोक की दिन भर की कमाई अच्छी होने के कारण आज वो बहुत खुश था। अशोक आज जल्दी घर चला जाता है और खुशी खुशी अपने सारे काम करने लगता है। उस दिन से अशोक सुबह जाकर अपना छाछ बनाकर रखा करता था। छाछ भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। अब अशोक का पूरा महीने भर का खर्चा उसकी छाछ बेचने से निकल जाता था। आज अशोक का धंधा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। अशोक ने सरपंच जी को दी हुई खुद की जमीन भी वापस ले ली और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा। अब अशोक का शहर में छाछ का दुकान बन गया था और उसके हाथ की छाछ सभी लोग खासकर पीने आया करते थे। अशोक ने घर के हालात देखकर छाछ का धंधा शुरू किया और आज उस छाछ के धंधे की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या आए उसका हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता ही है। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में वीरेन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेन बहुत ही संस्कारी और साफ दिल का इंसान था। वीरेन के घर से कुछ दूरी पर ही उसका एक छोटा सा होटल था जिसे वो बहुत अच्छे से चलाता था। वीरेन का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, होटल में लगने वाला सामान खरीदता और दिन भर अपने होटल में अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजें बनाता और शाम को जल्दी होटल बंद करके घर आता था। वीरेन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी सपना और बेटा संदीप था। वे सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन वीरेन घर पर बहुत देरी से आता है। घर के सभी लोग वीरेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आकर वीरेन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सो जाता है। सपना को समझ आ जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब लोगों का खाना होने के बाद सपना भी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वीरेन चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा है। तभी सपना वीरेन से, जी सुनते हो, क्या हुआ है? आज आपने घर में किसी से बात तक नहीं की और बिना खाना खाए आप कमरे में चले आए। मुझे बताइए क्या हुआ है? सपना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आज खाना खाने का मन नहीं था और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया। तुम सो जाओ। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ चिंता की बात है तो आप मुझे जरूर बताइए। क्या पता शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं सपना, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। सपना को पता था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो वीरेन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले सो गई। अगले दिन वीरेन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर होटल के लिए निकल गया और बहुत रात को घर आया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसे क्या हुआ है कि वीरेन इतने चिंता में रहता है, किसी से बात नहीं करता और ना ही अपनी परेशानी बताता है। हर रोज की तरह वीरेन आज भी घर बहुत लेट आता है। सपना ने आज सोच ही लिया था कि वो आज वीरेन से हर हालात में पूछ कर ही रहेगी। सपना अपने कमरे में जाती है और वीरेन से, जी क्या हुआ है? आज आपको बताना ही होगा, बहुत दिन से देख रही हूँ, आप बहुत चिंता में लगे रहते हो। कुछ नहीं सपना, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। वीरेन अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज सपना उसे ये बात पूछकर ही रहेगी, ये उसे पता था। और सपना कितनी जिद्दी है ये भी उसे पता था। सपना,
हमारे होटल के सामने ही मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा आलीशान होटल शुरू किया है। उस दिन से हमारे होटल में लोगों का आना बहुत कम हो गया है और अब धीरे धीरे हमारा होटल जैसे बंद होने आया है। होटल में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, घर कैसे चलाऊँ, होटल का क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा, सब अच्छा होगा। बस आप निराश मत होइए, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो अब पहले खाना खा लो, और हाँ, कल सुबह सबसे हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं सपना, सब लोगों को बताकर मैं सबको टेंशन नहीं देना चाहता। जी ऐसी बात नहीं है, क्या पता सबसे बात करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। और फैमिली का तो काम ही है हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चलो अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ। वीरेन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए साथ में बैठ जाते हैं। तभी सपना वहां आकर सभी घर वालों को वो बात बताती है। होटल की बात सुनकर वीरेन के पिताजी वीरेन से कहते हैं, बेटा वीरेन, किसी भी होटल के सामने कितना भी बड़ा आलीशान होटल या कौन सी भी आलीशान चीज खोलने से किसी का धंधा नहीं डूबता। तुम तुम्हारे होटल की स्पेशलिटी क्या रखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मैं समझा नहीं पिताजी, साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हो? बेटे, तुम तुम्हारे होटल में कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि सिर्फ तुम बनाते हो और अपने ग्राहकों की डिमांड को पहचानो, उन्हें क्या चाहिए और उसे लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश करो। जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारा होटल उस बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगा। ऐसे निराश मत हो, यही तो वक्त है बेटा नए जमाने के साथ बदलने का, नया कुछ करने का। कब तक तुम वही वही काम करते रहोगे? लेकिन पिताजी, खाने के मामले में हम क्या नया कर सकते हैं? लोगों को आजकल बड़े बड़े आलीशान होटल में जाना और वहां खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे होटल को बड़ा बना सके। दादाजी और पिताजी की ये सारी बातें बाजू में खड़ा संदीप सुन रहा था। संदीप ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसी होटल को एक अच्छी पहचान मिले और उनका होटल सारे शहर में फेमस हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद संदीप अपने पिताजी और दादाजी से, पिताजी, दादाजी, मेरे पास एक कल्पना है। अगर वैसा करते हैं तो हमारा होटल पूरे शहर में फेमस हो सकता है और कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी क्या कल्पना है संदीप, जरा हमें भी बताओ। देखिए पिताजी, ज्यादातर लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जब पूरी फैमिली या ग्रुप होटल में आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। सबका कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर होता है। अगर हमने ऐसी थाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और वो एक ही थाली 4 लोग मिलकर भी खा ना सके, और अगर किसी ने 4 लोगों ने मिलकर वो थाली खा ली तो उन्हें हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे, तो लोग एक ही थाली की ऑर्डर देंगे और उनकी पूरी फैमिली उसमें खाना खा सकेगी। हाँ संदीप, ये कल्पना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वीरेन, तुम्हें ये करके देखना चाहिए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करते हैं। मेरा भी कॉलेज अब पूरा हो गया है, मैं आपको इस काम में पूरी मदद करूंगा। इंटरनेट पर भी हमारी थाली की मार्केटिंग करूंगा। जी आप ज्यादा मत सोचिए, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो संदीप, आज से तुम भी मेरे साथ होटल चलोगे। संदीप और वीरेन होटल में आते हैं। संदीप उस दिन आसपास के होटल में जाकर वहां के ग्राहकों से बात करता है, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब बातें पता करता है, और अपने होटल में आकर सारे कर्मचारियों की एक मीटिंग लेता है और उन्हें सब समझा देता है कि कल से उन्हें क्या करना है। सारे कर्मचारी भी संदीप की नई योजना की तारीफ करते हैं और काम में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी संदीप के पास आता है और संदीप से पूछता है, संदीप भाई, अगर हम इतनी बड़ी थाली लोगों को देने वाले हैं तो हमें उस थाली का कोई नाम भी तो देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी थाली है तो हम उसे बाहुबली थाली नाम देते हैं। हाँ, ये नाम तो बिल्कुल सही रहेगा संदीप भाई। उस दिन संदीप और होटल के कुछ कर्मचारी रात भर होटल में ही रुकते हैं। सब मिलके सारी तैयारियां कर लेते हैं। संदीप ने एक बहुत बड़ा बैनर बना लिया था। उसे संदीप और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर रात में ही होटल के बाहर लगा दिया। संदीप ने इंटरनेट पर भी बाहुबली थाली की मार्केटिंग कर ली थी। अगले दिन लोग होटल के पास आते और बाहर लगा बैनर देखते थे
और उसे पूरा खाने पर जो इनाम मिलेगा ये देखते थे। उस दिन बहुत सारे लोगों ने बाहुबली थाली खाई। अचानक से एक दिन में आए ये बदलाव को देखकर वीरेन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ग्राहक संदीप से, भाई, यहाँ के होटल मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए सर? अरे वाह बेटा, तुमने एक ही थाली में पूरी फैमिली खा सके ये जो काम किया है ये बहुत बढ़िया है। और हाँ, तुम्हारे थाली के सारे व्यंजन बहुत टेस्टी है। मैं मेरे दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे होटल आकर बाहुबली थाली खाए। धन्यवाद सर, आपको हमारी बाहुबली थाली पसंद आई ये सुनकर हमें सच में बहुत खुशी है सर। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे थाली का। चलो अब मैं चलता हूँ। वीरेन ग्राहकों की ये बात सुनकर संदीप के पास आता है और संदीप से, बेटा सच में तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को ये सब पसंद आएगा। पिताजी, अभी तो सिर्फ आज का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा है बेटा, मैं तो कहता हूँ आज से तुम ही इस होटल को संभालो। हाँ पिताजी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। संदीप और वीरेन घर जाते हैं और घर पर आज हुई सारी बातें बताते हैं। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से संदीप और वीरेन मिलकर होटल संभालने लगते हैं। धीरे धीरे उनके होटल में ग्राहक बहुत बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी बाहुबली थाली पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इतनी फेमस हो जाती है कि अब दोनों ने मिलकर कई शहरों में बाहुबली थाली के नए होटल शुरू कर दिए। अपने बेटे और पोते की तरक्की देख दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन उनसे कहते हैं, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, होटल आलीशान और बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी स्पेशलिटी और क्वालिटी ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम हमेशा ये बात याद रखना। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। संदीप ने अपने होटल में बाहुबली थाली शुरू की और उसे एक नए मुकाम तक लेके गया। वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वीरेन भी अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश था। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ा बनने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक नई सोच की जरूरत होती है। एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ, तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ, ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ, इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय, ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गांव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है। बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है
तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ रमा। कहो, कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी। मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे। उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहां आ जाती है। शमा रमा से, रमा, इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा। माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियां कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियां बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो। मैं रोटियां बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है। कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहां आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी ले लो, गरम और ताजी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है। सोनाली रमा से, रमा, तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूंगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे 2 रोटियां दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को 2 रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सूंघ बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ, मैं ही हूँ रमा। कहिए, क्या काम था? जी, मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ। क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियां चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियां सुबह और 100 रोटियां शाम को चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ, मैं सुबह और शाम रोटियां आपको पहुंचा दूंगी। आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा, चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी। उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में
खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए। आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा, तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गांव की लड़कियां प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए।